ओके, चैप्टर 18 के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ कंपनीज की एक्विजिशंस को समझेंगे और देखेंगे कि जो एक्विजिशंस होते हैं वो क्यों फेल होते हैं या फिर क्यों सक्सेसफुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील ने 12.1 बिलियन डॉलर देकर के एक्वायर किया कोरस ग्रुप को। उस समय पे टाटा स्टील ने 34% प्रीमियम पे कोरस ग्रुप को एक्वायर किया था। या फिर टाटा स्टील को इस एक्विजिशन से क्या फायदा हुआ उसको समझने से पहले हम कोरस ग्रुप के बारे में समझते हैं। कोरस ग्रुप यूरोपियन कंट्रीज की एक स्टील की कंपनी थी जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था यूरोपियन मार्केट में। यानी यूरोपियन मार्केट का ज्यादातर जो मार्केट शेयर था वो था कोरस ग्रुप के पास। तो टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को एक्वायर किया तो टाटा स्टील को एक्सेस मिल गया यूरोपियन मार्केट का, जिससे जो टाटा स्टील थे उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हुआ, उसके मार्केट शेयर बढ़ गए। और फिर दूसरा कारण था कि कोरस ग्रुप के पास हाई एंडिंग प्लांट्स थे, जिसकी वजह से टाटा स्टील के जो लो कॉस्ट स्टील स्लैब्स थे उनको ये प्लांट्स कन्वर्ट कर रहे थे एक फिनिश प्रोडक्ट्स में। ये जो फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे थे कोरस ग्रुप के प्लांट, इससे जो टाटा स्टील थी इससे बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट हो रहे थे। वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स थे उनको हाई रेट पे बेच रहा था, जिससे कंपनी के पास अच्छे रेवेन्यू हो रहे थे और कंपनी ग्रो कर रही थी। टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को एक्वायर किया तो जो इसका एनुअल कैपेसिटी था टाटा स्टील का वो बढ़ करके 25 मिलियन टन हो गया, जिससे कम जो टाटा स्टील थी उस समय की फिफ्थ लार्जेस्ट स्टील की कंपनी बन गई। यानी यहाँ पे टाटा स्टील ने जब एक्वायर किया कोरस ग्रुप को तो उसे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। जैसे उसे यूरोपियन मार्केट का एक्सेस मिला। दूसरा, उसके जो प्रोडक्ट्स थे उनकी क्वालिटीज बढ़ी, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होने लगे। उसके अलावा उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो बढ़ गई, तो इससे कंपनी को बहुत अच्छे बेनिफिट्स हुए। टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को एक्वायर करने से पहले भी दो छोटी कंपनीज को एक्वायर किया था, जैसे नेट स्टील सिंगापुर। दूसरा 57% स्टेक्स ले रखे थे उसने मिलेनियम स्टील थाईलैंड के। यानी दो ये छोटी कंपनी को एक्वायर करने के बाद टाटा स्टील को मतलब एक कॉन्फिडेंस आया कि वो बड़ी कंपनी को एक्वायर करता है। तो इन दो छोटी कंपनी को एक्वायर करने के बाद टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को एक्वायर किया। जब टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को एक्वायर किया था उस समय पे यूरोपियन मार्केट में स्टील का बहुत ज्यादा डिमांड था। यानी स्टील कंपनी में बूम फेज चल रहा था। इस वजह से टाटा स्टील को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ और टाटा स्टील फिफ्थ लार्जेस्ट स्टील की कंपनी बनी। टाटा स्टील ने 2006 में ऑफर दिया कोरस ग्रुप को हर एक शेयर पे 455 पाउंड। लेकिन उसी समय पे सीएसएन एक कंपनी थी, वो भी इसमें आई, यानी वो भी कोरस ग्रुप को एक्वायर करना चाहती थी। इसलिए उसने 455 पाउंड को बढ़ा करके 457 पाउंड कर दिया। फिर टाटा स्टील ने उस प्राइस को और भी ज्यादा बढ़ाया। इस तरह से सीएसएन और टाटा स्टील में बीडिंग वार स्टार्ट हो गया। इस बीडिंग वार की वजह से जो कोरस ग्रुप थे उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। और जब टाटा स्टील ने इस बीडिंग वार को जीता और उसने कोरस ग्रुप को एक्वायर किया, उस समय तक जब टाटा स्टील ने 2006 में जितना ऑफर किया था कोरस ग्रुप को, उससे जो प्राइस था बढ़ करके 34% प्रीमियम पे पहुंच चुका था। यानी टाटा स्टील ने जितने पे ऑफर दिया था उससे 34% प्रीमियम पे कोरस ग्रुप को एक्वायर किया। यहाँ पे बसंत में ईश्वरी जी बताते हैं कि टाटा स्टील जो था वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस था मित्तल ग्रुप के साथ। मित्तल ग्रुप भी इंडिया की एक लार्जेस्ट स्टील की कंपनी थी, उस समय पे नंबर वन स्टील कंपनी थी। उसने जब दूसरी कंपनी को एक्वायर किया था तो उसके बाद से इस कंपनी को बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ था। इसी कंपनी से इन्फ्लुएंस होकर के टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को एक्वायर किया। टाटा स्टील को डर था कि कहीं वो ग्लोबल लेवल पे पीछे ना रह जाए दूसरी कंपनियों के कंपेयर में। इसलिए वो पूरी तरह से लक्ष्मी मित्तल कंपनी से इन्फ्लुएंस होकर के टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को एक्वायर किया। लेकिन दोनों के एक्विजिशंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। इन जहाँ पे जो लक्ष्मी मित्तल जो कंपनीज थी वो चीप एसेट्स को अलग अलग कंट्री से, जैसे मैक्सिको, सोवियत यूनियन, उनसे खरीद रही थी। तो वहीं पे जो टाटा स्टील थे उन्होंने उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे पे कर रखे थे, प्रीमियम पे कर रखे थे। वहीं पे जो मित्तल ग्रुप था वो जब दूसरी कंपनी को एक्वायर किया था तो उसने पूरी जो एक्विजिशन थे उसको कैश में नहीं किया था। उन्होंने कुछ एक्विजिशन स्टॉक्स में किए थे तो कुछ एक्विजिशन उन्होंने कैश दे करके किए थे। यानी कि मतलब उन्होंने जब दूसरी कंपनी को एक्वायर किया तो उसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी के स्टॉक्स भी दिए थे और कैश भी दिए थे। लेकिन टाटा स्टील ने जब कोरस ग्रुप को एक्वायर किया तो उन्होंने जो भी एक्विजिशन हुए थे, जो भी उन्होंने पैसे पे किए थे वो पूरे कैश में पे किए थे। जिसके कारण यहाँ पे बताया जाता है कि टाटा स्टील के पास मतलब बहुत ज्यादा कैश की प्रॉब्लम्स हुई थी। यानी टाटा स्टील ने डेट लेकर के ही कोरस ग्रुप को एक्वायर किया था।
इसके अलावा अगर वैल्यूएशंस मल्टीपल के हिसाब से देखें तो बसंत नर्सरी जी बताते हैं कि उस समय पे लक्ष्मी मित्तल का ईपी बाय EBITDA रेशियो 6.2 था, जिसको मॉडरेट माना जाता है। लेकिन वहीं पर टाटा स्टील का जो ईपी बाय EBITDA रेशियो था वो था 9.2, जो बहुत ज्यादा हाई है। यानी बसंत नर्सरी जी यहाँ पे बताते हैं कि जो ये एक्विजिशन हुआ था टाटा स्टील और कोरस ग्रुप पे, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। फिर साथ में टाटा स्टील ने एक्वायर किया कोरस ग्रुप को और 2008 में रिसेशन स्टार्ट हो गया। 2008 में जब रिसेशन स्टार्ट हुआ तो ऐसी कंपनी जो स्टील का इस्तेमाल करती थी, जैसे हाउसिंग की कंपनी, कंस्ट्रक्शन की कंपनी, इसके अलावा ऑटोमोबाइल की कंपनी, वो स्ट्रगल करने लगी अपने प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए। इस वजह से जो स्टील के डिमांड्स थे वो कम होने लगे। चाइना पे भी इसका बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इस रिसेशन का। इसकी वजह से जो स्टील के डिमांड्स थे वो कम होने लगे। जो स्टील का डिमांड बढ़ा था, जब स्टील इंडस्ट्री में बूम आया था, वो आया था आयरन ओर्स की डिमांड बढ़ने की वजह से। यानी आयरन ओर्स की प्राइसेस बढ़ने की वजह से। आयरन ओर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्टील को बनाने के लिए। तो जितनी भी स्टील की कंपनीज होती है उनका खुद का आयरन ओर का प्लांट होता है। लेकिन यहाँ पे जो कोरस ग्रुप था उसके पास अपना आयरन ओर का कोई भी प्लांट नहीं था। वो जितने भी आयरन ओर्स थे उनको मार्केट से मार्केट प्राइस पे खरीदता था। जब रिसेशन स्टार्ट हुआ तो इससे कोरस ग्रुप को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि उसके पास अपना आयरन ओर का जो प्लांट था वो भी नहीं था। इस वजह से उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसका खामियाजा बहुत ज्यादा टाटा स्टील को भुगतना पड़ा। तो इससे टाटा स्टील को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यानी ये एक्विजिशन जो हुआ था टाटा स्टील और बोरस ग्रुप में, उसमें टाटा स्टील को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। तो ये जो एक्विजिशन था वो एक तरह से फेक एक्विजिशन माना गया। हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की, दूसरे एक्विजिशन की, जिसका नाम है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल एक टेलीकॉम की कंपनी, जब उसका डोमेस्टिक बिजनेस सैचुरेट होने लगा तो वो अपने प्रेजेंस को दूसरी कंट्रीज में बढ़ाना चाहती थी, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज में। इसलिए उसने अफ्रीका की एक टेलीकॉम कंपनी जैन को $10.7 बिलियन देकर के एक्वायर किया। जब उसने जैन को एक्वायर किया तो वो अपने प्रेजेंस को, अपने मार्केट शेयर को और भी ज्यादा बढ़ाना चाह रही थी। इसलिए उसने अफ्रीका की 16 कंट्रीज में रीब्रांडिंग करके अपने टेलीकॉम कंपनी को प्रमोट किया। इससे कंपनी का जो मार्केट शेयर था वो बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे जो जैन कंपनी थी, वो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उसको वो कवर नहीं कर पाया, यानी उसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाया। कुछ ही टाइम में जब एक्विजिशन हुआ कि कुछ ही टाइम में जो जैन के प्रॉफिट्स थे वो कम होने लगे, जिसका पूरा इफेक्ट भारतीय एयरटेल पे दिखने लगा। यानी जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो वो ग्रोथ के लिए एक्वायर करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हो। तो यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है कि कंपनी पॉजिटिव थॉट से ज्यादा पैसे पे करके, प्रीमियम पे करके दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, ताकि वो अपने जो भी एम है अपने कंपनी को ग्रोथ कराने के, उसे कवर कर सके, मार्केट शेयर बढ़ा सके। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वो कंपनी जब दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो उसका जो एक्विजिशन है वो सक्सेसफुल। सीमेंट इंडस्ट्री अपने शेयर होल्डर को अच्छे प्रॉफिट्स बना के नहीं दे रही थी। इस वजह से वो दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही थी, मर्ज कर रही थी, या फिर क्रिकेट टीम को खरीद रही थी, ताकि वो ज्यादा मार्केट शेयर ले सके या फिर अपनी कंपनी को ग्रो करा सके। वहीं पे जो सी सीमेंट थी, वो अपने जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ा करके, इंटरनल ग्रोथ करा करके अपनी कंपनी को ग्रो करा रही थी। यानी अब वो कंपनी अपने रिसोर्सेज पे ध्यान दे रही थी, अपने कंपनी के इंटरनल जो भी ग्रोथ थे उनको कर रही थी। इसके अलावा जो कंपनी थी वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रही थी, और इस स्ट्रेटेजी से कंपनी ग्रो कर रही थी। और इस कंपनी ने बाकी जितनी भी सीमेंट की कंपनीज थे उनको पीछे छोड़ करके 100 गुना प्रॉफिट बना के अपने शेयर होल्डर्स को दिए। जहाँ पे हम लोग मानते हैं कि जो कमोडिटी बिजनेस होता है वो ज्यादा प्रॉफिट्स बना के नहीं देता है अपने शेयर होल्डर्स को, वहीं पे इस कंपनी ने इस बात को भी गलत साबित किया। यानी श्री सीमेंट कमोडिटी बिजनेस होने के बावजूद भी अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना के दिए। यानी कि इस कंपनी ने ना ही मर्जर किया, ना ही किसी कंपनी को एक्वायर किया, ना ही किसी दूसरी क्रिकेट टीम को खरीदा अपनी कंपनी को ग्रो कराने के लिए। अपने इंटरनल ग्रोथ और अपनी कैपेसिटी को बढ़ा करके अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे पैसे बना के दिए और अपनी कंपनी में अच्छे ग्रोथ। पसंद में समझ बताते हैं ऐसी कंपनी जिसके पास प्राइसिंग पावर हो, जिसके पास एंट्री वैल्यू हो, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा हो, ऐसी जो कंपनीज होती हैं उनके एक्विजिशन जनरली सक्सेसफुल होते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी के पास एंट्री बैरियर है, प्राइसिंग पावर है, इससे उसके जो कंपटीटर होते हैं वो मार्केट में नहीं आ पाते। इसकी वजह से जो कंपनी होती है वो लंबे समय तक ग्रो कर पाती है। ये जो बिजनेसेस होते हैं जनरली सेक्युलर बिजनेसेस होते हैं, और ये जो होते हैं वो इकोनॉमिक साइकिल के बावजूद भी बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं और लंबे समय तक ग्रो करते हैं।
जैसे इमामी का एक्विजिशन हुआ झंडू से। इमामी एक पर्सनल केयर की कंपनी थी जिसने एक्वायर किया झंडू को। झंडू एक इंडियन मेडिसिन की कंपनी थी जिसका बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था इंडिया में, यानी इंडिया का वो बहुत ज्यादा मार्केट शेयर ले रही थी। इसका एक्सेस लेकर के इमामी ने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए और जो ये झंडू के मार्केट शेयर थे या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थे उसके एक्सेस को गेन करके बहुत अच्छी ग्रोथ की। यानी यहाँ पे इमामी को झंडू को एक्वायर करके ज्यादा बेनिफिट्स हुए। वो अपने प्रोडक्ट्स को इमामी के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थे उनके एक्सेस के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को वो कस्टमर तक पहुंचा पा रही थी और अच्छे रेवेन्यू जनरेट करे की अच्छी ग्रोथ कर रही थी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से क्या फायदा होता है, तो अगर किसी कंपनी का लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है यानी उस कंपनी के पास ज्यादा कस्टमर्स है उसके प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। जब इमामी ने झंडू को एक्वायर किया तो झंडू का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था इंडिया में वो बहुत ज्यादा था। इस वजह से इमामी ने अपने प्रोडक्ट्स को उन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की हेल्प करके यानी उन कस्टमर्स के एक्सेस को लेकर के झंडू से अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और वो प्रोडक्ट ज्यादा कस्टमर तक पहुंचा और उसकी कंपनी का यानी इमामी का जो रिवेन्यू था वो बढ़ा और कंपनी ग्रो की। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन अगर नेटवर्क ज्यादा होता है किसी कंपनी का तो इससे क्या होता है कि जो कंपनी का ब्रांड है उसके बारे में लोगों को ज्यादा पता चलता है। यानी मान लीजिए कोई कंपनी है और उसके प्रोडक्ट्स को ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, ज्यादा लोगों के तक वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है। इससे ज्यादातर लोगों को पता चलेगा कि इस नाम का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में है, ये प्रोडक्ट अच्छा है। इसका मतलब है कि उस कंपनी का जो ब्रांड है उसका बहुत ज्यादा प्रमोशंस होगा और कंपनी का जो ब्रांड है वो बढ़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के फायदे की, तो अगर मान लीजिए कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, अगर उसको फीडबैक लेने हैं, अगर कंपनी के पास ज्यादा कस्टमर है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो जब वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी तो उससे उस कंपनी को ज्यादा फीडबैक मिलेगा कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है, यानी क्योंकि उसके पास ज्यादा कस्टमर है। इस वजह से कंपनी को नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में भी फायदा होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जनरली कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो अगर उस कंपनी में जिस कंपनी को वो एक्वायर कर रही है, उसके पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ज्यादा है यानी कस्टमर ज्यादा है, तो ऐसी जो एक्विजिशंस होते हैं वो जनरली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जैसे अगर बात करें गोदरेज की, तो गोदरेज ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जितनी भी निच कंपनीज थी उन सबको एक्वायर किया ताकि वो अपने कंपनी की जो ब्रांडिंग है, जो गोदरेज की ब्रांडिंग है उसको कर सके। इमामी और झंडू के अलावा देखिए तो बहुत सारी ऐसी कंपनी रही है, जैसे टाटा मोटर ने 2008 में एक्वायर किया जगुआर लैंड रोवर को, ये एक्विजिशन एक सक्सेसफुल एक्विजिशन रहा। सन फार्मा ने एक्वायर किया तारो को, ये एक्विजिशन एक सक्सेसफुल एक्विजिशन हुआ। तो बहुत सारी एक्विजिशन ऐसे होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल एक्विजिशन होते हैं। इससे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है, वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, बहुत ग्रोथ करती है अपनी कंपनीज में। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो एक फेल एक्विजिशन साबित होते हैं। यानी जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को डेट लेके एक्वायर कर रही है या फिर ज्यादा प्रीमियम पे कर रही है, सारी पोजीशन कैश में कर रही है, तो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली फेल होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब भी कंपनी कोई दूसरी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, कस्टमर्स को देख के, उसके प्राइसिंग पावर्स को देख के, इन सारी चीजों को देख करके किसी कंपनी को एक्वायर करती है तो ऐसे पोजीशन सक्सेसफुल होते हैं। तो ये था चैप्टर 18 का अंत। आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।